नमस्कार, मैं रवीश कुमार। 26 जुलाई से पेरिस ओलंपिक्स खेलों की शुरुआत होने जा रही है। 100 साल बाद इस शहर में ओलंपिक्स खेलों का आयोजन होगा। 206 देशों के 10,000 खिलाड़ी ओलंपिक्स में हिस्सा ले रहे हैं। इनमें 8 खिलाड़ी फिलिस्तीन के भी हैं। इस ओलंपिक्स में खेल के भीतर और खेल के बाहर फिलिस्तीन को लेकर खूब बातें होंगी। हम आज के वीडियो में बात करेंगे खेलों के उद्घाटन के लिए कैसे पेरिस की सैन नदी की सफाई की गई है। इस नदी में खेलों का उद्घाटन होगा। मां गंगा और यमुना की सफाई पर भावुक हो जाने वाले नेताओं के लिए सैन नदी की सफाई का अनुभव शायद काम आएगा, बहुत काम आएगा। आप गंगा को ही याद करेंगे जब पेरिस पूरी दुनिया को दिखाएगा कि उसने अपनी हजारों साल पुरानी नदी को साफ कर दिया। लोकसभा में भी ओलंपिक्स को लेकर चर्चा हुई है, उसकी भी थोड़ी बात करेंगे। ओलंपिक्स का नारा है सिटियस ऑल्टियस फोर्टियस। लैटिन के इन शब्दों का मतलब है सर्वश्रेष्ठ होना नहीं, खुद से ही बेहतर होना। यह और बात है जब पदक जीता जाता है तब सब अपने अपने देश में इसे सर्वोत्तम सर्वश्रेष्ठ बताने लग जाते हैं। ओलंपिक्स के नारों का ध्यान रखा कीजिए। और वैसे भी इस बार के नारे में एक नया शब्द जुड़ा है, टुगेदर। सबकी उपलब्धि साझा है। पर क्या दुनिया इतनी एकजुट है? गजा में नरसंहार जारी है और इसके असर से ओलंपिक्स खेल भी खुद को मुक्त नहीं कर सकते। पेरिस में सुरक्षा बलों की मौजूदगी केवल खेलों की व्यवस्था के लिए नहीं है, बल्कि उन प्रदर्शनकारियों पर नजर रखने के लिए भी है जो किसी भी वक्त गजा में जारी नरसंहार के खिलाफ नारे लगाते हुए आ सकते हैं। फ्रांस में भी फिलिस्तीन में जारी हिंसा को लेकर खूब प्रदर्शन हुए हैं। पिछले साल सितंबर में हमास के हमले से 1 महीने पहले पेरिस शहर ने फिलिस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बास को दिया गया अपना सर्वश्रेष्ठ सम्मान वापस ले लिया। उन पर आरोप लगे कि उन्होंने होलोकॉस्ट पर ऐसी टिप्पणी की जो एंटीसेमिटिक यानी यहूदी विरोधी थी। उस बयान के बाद से गजा और फिलिस्तीन में बहुत कुछ बदल गया है। फ्रांस के चुनावों में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी न्यू पॉपुलर फ्रंट पार्टी गजा में हिंसा के खिलाफ है। फ्रांस के वाम दल के एक सांसद ने कहा है कि इस्राएल से आने वाले खिलाड़ियों का स्वागत नहीं है, उनकी भागीदारी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन होना चाहिए। जीत के बाद पेरिस में लेफ्ट समर्थकों ने फिलिस्तीन के समर्थन में नारे लगाए। साफ है कि पेरिस के शहरी और राजनीतिक कार्यकर्ता अपना विरोध दर्ज कराने का कोई मौका नहीं छोड़ेंगे। इसलिए चप्पे चप्पे पर पुलिस और सैन्य बल तैनात है। 30,000 पुलिसकर्मी, 15,000 से अधिक सैन्य बल तैनात किए गए हैं। इसराइल के भी यहाँ खिलाड़ी आए हैं। इसराइल के समर्थक 1972 के म्यूनिक ओलंपिक की याद दिला रहे हैं, जब फिलिस्तीनी मिलिटेंट समूह ब्लैक सितंबर से जुड़े लोगों ने इसराइल के 11 खिलाड़ियों की हत्या कर दी थी। 11 खिलाड़ियों के संहार का बदला किस तरह से इसराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने लिया, वो भी इसराइली प्रोपेगेंडा की तरह इस्तेमाल हुआ है। इस पर फिल्में बनी। इसराइल इसे अपनी क्षमता और टारगेट बनाए जाने के उदाहरण के रूप में इस्तेमाल करता रहा है। हिटलर ने अपने लिए प्रोपेगेंडा फैलाने में ओलंपिक खेलों का इस्तेमाल किया था। दूसरे विश्व युद्ध के बाद से 1972 तक जर्मनी में ओलंपिक खेल नहीं हुए। लेकिन इस वक्त गजा की स्थिति काफ़ी अलग है। इसराइल की हिंसा को अतीत की घटनाओं के चश्मे से देखना मुश्किल होता जा रहा है। खिलाड़ी केवल अपने देश के लिए नहीं खेलते, दरअसल देश उनकी हार और जीत में हिस्सेदार हो जाता है। लेकिन वे खेलते तो अपने खेल के लिए हैं। खेल ही उनकी दुनिया है जिसमें अलग अलग देश के खिलाड़ी हर बार अलग अलग रिकॉर्ड बनाकर चले जाते हैं। दुनिया में जहां खेल का उत्साह होगा, जीतने हारने का रोमांच होगा, वहीं उसी दुनिया में गजा में लोग अपना सब कुछ खोकर अपने बच्चों को भूख से मरता भी देख रहे होंगे। रॉयटर्स की रिपोर्ट में लिखा है कि मौजूदा परिस्थितियों में खिलाड़ियों के अनुसार उनका ओलंपिक्स में हिस्सा लेना ही उनकी जीत है। इस टीम में 8 एथलीट होंगे जो बॉक्सिंग, जूडो, ताइक्वांडो, शूटिंग और तैराकी में भाग लेंगे। खिलाड़ियों का कहना है मेडल मिले या नहीं, हम जीत चुके हैं। जिस देश के हजारों बच्चे मार दिए गए हैं, लाखों मकान लापता हो गए, परिवार के परिवार खत्म हो गए, जहां खाने पीने की चीज़ों की कमी है, पीने के लिए साफ पानी नहीं, दवा नहीं, बीमारियां फैल गई हैं, उस देश के 8 खिलाड़ी ओलंपिक्स में हिस्सा ले रहे हैं। उनके इवेंट से बड़ा कोई इवेंट नहीं हो सकता। 8 खिलाड़ियों के सामने पदक होगा या उन बच्चों की तस्वीरें जिन्हें इसराइल के बमों ने लाशों में बदल दिया। फिलिस्तीन के खिलाड़ी दूसरे देशों में बड़े हुए हैं और वहीं तैयारी की है।
सऊदी अरब, दुबई, जर्मनी, चिली और अमेरिका में 8 में से 2 खिलाड़ी फिलिस्तीन से हैं। बॉक्सर वसीम अबू सलाह ने हमलों के बीच बिना साथी खिलाड़ियों के अपनी ट्रेनिंग की है। पेरिस की ओर से फिलिस्तीनी खेलों को 1 मिलियन यूरो की सहायता दी गई है। फिलिस्तीनी ओलंपिक समिति ने कहा है कि इस्राइल के हमले के बाद से 400 से अधिक खिलाड़ी, वॉलंटियर और खेलों से जुड़े कर्मचारियों की मौत हो चुकी है या वे गंभीर रूप से घायल हुए हैं। वॉशिंगटन पोस्ट में रिक नोवाक और क्लेयर पार्कर की इस रिपोर्ट के अनुसार पेरिस ओलंपिक्स राजनीतिक रंग में रंगा है। कड़े सुरक्षा इंतजाम के बीच इस्राइल की फुटबॉल टीम ने बुधवार को माली की टीम का सामना किया। माली एक ऐसा देश है जो इस्राइल को मान्यता तक नहीं देता। वॉशिंगटन पोस्ट ने लिखा है कि मैच के दौरान कुछ दर्शकों ने फिलिस्तीन के झंडे लहराए, फ्री पैलेस्टाइन के नारे लगाए और इस्राएली टीम को धिक्कारा गया, लेकिन स्टेडियम के बाहर से फ्री द हॉस्टेजेस के नारे भी सुनाई दिए। राजनीतिक विज्ञान के विशेषज्ञ और पूर्व फुटबॉल खिलाड़ी जूल्स बॉयकॉफ के अनुसार कई दशकों में पेरिस ओलंपिक्स ऐसा आयोजन होगा जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की क्रूर सच्चाइयों से भरा नजर आएगा। पेरिस ओलंपिक्स में रूस के खिलाड़ी नहीं हैं, उनका बहिष्कार किया गया है क्योंकि रूस ने यूक्रेन पर हमला बोला है। इस्राएल के खिलाड़ी आए हैं, लेकिन इस्राएल ने गजा पर क्या किया है? क्या हमला नहीं किया? 2022 के विंबलडन में रूस और बेलारूस के खिलाड़ियों के खेलने पर प्रतिबंध लगाया गया, जबकि 2023 के विंबलडन में इन्हें खेलने दिया गया। तब भी तो रूस यूक्रेन जंग जारी थी। ऐसा क्या बदल गया जो विंबलडन में प्रतिबंध हटा लिया गया? यूरोपियन देशों को अपना मूल्यांकन भी करना चाहिए कि नारों को कितना सार्थक कर पा रहे हैं। तो जब आप 32 खेलों की 329 प्रतिस्पर्धाओं को देख रहे होंगे तो राजनीति, मानवता के इन प्रसंगों से खुद को अनजान नहीं रखिए। बॉब्स्ले, कनू, स्लॉलम, कर्लिंग, लूज, वुशु, स्केलेटन जैसे खेलों के नाम देखकर लगा मुझे ओलंपिक पर वीडियो नहीं बनाना चाहिए। जरूरी नहीं कि आप सब कुछ पहले से जानते हो, लेकिन वीडियो बनाया तभी तो पता चला कि कर्लिंग और बॉब्स्ले भी कोई खेल होता है, बर्फ पर खेला जाता है, देखने में मजा आता है। इक्वेस्ट्रियन यानी घुड़सवारी में इस बार की ओलंपिक की सबसे अधिक आयु की खिलाड़ी अपना डेब्यू कर रही हैं, पहली बार आ रही हैं। कनाडा की जिल अर्विंग 61 साल की हैं। ओलंपिक में खेलने वाले सबसे छोटे खिलाड़ी झेंग हाओ की उम्र 11 साल है। जिल अर्विंग उम्र में उनसे 5 गुना से भी ज्यादा बड़ी हैं। हम ओलंपियन के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में नौजवान खिलाड़ियों की ही एक छवि उभर कर आती है। आइए अब इस नदी की बात करते हैं। कुछ लोग शीन कहते हैं, हमने भी पहले के वीडियो में शीन ही कहा, मगर आज बताया गया सैन सही रहेगा, तो सैन नदी की बात करते हैं। फरवरी 2023 में मैं यहां था, तब इस नदी की सफाई हो रही थी। इसका प्रदूषण बहुत ज्यादा था, कोई तैर नहीं सकता था, पानी जहरीला था। लेकिन 8 साल पहले जब फ्रांस की राजधानी पेरिस ने ओलंपिक के आयोजन का बीड़ा उठाया तो उसमें एक असंभव लगने वाला दावा भी शामिल था। दावा था कि हम पेरिस की सैन नदी को इतना साफ और बेहतर स्थिति में ले आएंगे कि उसमें ओलंपिक की तैराकी प्रतियोगिताएं भी हो सकेंगी। दावा असंभव इसलिए था क्योंकि शहर के बीच बहने वाली इस सैन नदी में प्रदूषण बहुत था। बरसात के मौसम में बारिश के पानी के साथ गटर का पानी बिना सफाई के नदी में गिर रहा था और इसके चलते नदी के पानी में हानिकारक बैक्टीरिया की बड़ी मात्रा हो गई थी। पेरिस दुनिया के सबसे घने बसे शहरों में से एक है, इसलिए चुनौती आसान नहीं थी। नदी को साफ करने में पेरिस ने पिछले कुछ वर्षों में 1.4 बिलियन यूरो खर्च किया है, भारतीय रुपए में 12,500 करोड़ से भी अधिक। बरसात के पानी को इकट्ठा करने, नदी में जाने से रोकने के लिए शहर के रेलवे स्टेशन के पास जमीन के नीचे एक विशालकाय टैंक बनाया गया है। शहर में बड़े बड़े पंपिंग स्टेशन बनाए गए हैं। चारों ओर गटर के पानी को साफ करने के लिए सीवेज प्रोसेसिंग प्लांट बनाए गए हैं। इसके साथ नदी की धारा में ऊपर की ओर रहने वाले 10,000 से ज्यादा ग्रामीण परिवारों को कहा गया है कि वे अपनी नाली का पानी सीधे नदी में नहीं डाल सकते, उसे सीवर सिस्टम में ही डालना होगा।
आमतौर पर एक बहस चलती है, ओलंपिक जैसे खेलों के आयोजन से केवल भव्यता बनती है, हासिल होती है। शहर में ऐसे ऐसे ढांचे बना दिए जाते हैं जिनसे आम जनता दूर रह जाती है। लेकिन सैन नदी को साफ कर पेरिस ने इस बहस को मोड़ दिया। पेरिस प्रशासन ने एक वादा किया, पूरा कर दिया। पिछले हफ्ते 17 जुलाई को मेयर हिडाल्गो खुद इस नदी में कूद गईं और तैराकी करने लग गईं। यह पेरिस की मेयर का ही वीडियो है, इन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर डाला है। लोगों को यकीन दिलाने के लिए कि सैन नदी साफ हो गई है, वे खुद नदी में कूद गईं और 100 मीटर तक तैरती रहीं। गार्डियन अखबार ने सैन में 100 मीटर तक उनके तैरने की घटना को ऐतिहासिक लिखा है। मेयर ने इंस्टा पोस्ट में लिखा है कि कुछ लोगों ने इसका सपना देखा, कुछ को लगा कभी पूरा नहीं होगा, हमने कर दिखाया। अगली गर्मियों में आम लोग भी सैन में तैराकी कर सकेंगे। हम मोदी की गारंटी वाले देश में रहते हैं, कब कौन सा सामान प्लास्टिक का निकल आए, कचकड़े की तरह टूट जाए, पता नहीं। यहां जब गारंटी की बात की जाती है तब यही दिमाग में आता है कि जरूर यह पूरी नहीं होगी। लेकिन पेरिस के मेयर एनी हिडाल्गो ने गारंटी दी कि नदी को साफ कर देंगी। उन्होंने साफ कर दिखाया। नदी की साफ करने की गारंटी मेयर ने दी, याद रखिएगा, मैक्रो ने नहीं दी, जो फ्रांस के राष्ट्रपति हैं। यह भी सीखने की बात है कि भारत में हर काम प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी के लिए रिजर्व कर दिया गया है। अपने शहर के मेयर का नाम तो बहुत लोग जानते भी नहीं। तो फ्रांस ओलंपिक्स के साथ साथ सैन नदी की सफाई को भी अपनी बड़ी कामयाबी के रूप में दुनिया के सामने पेश करेगा। इसी नदी में उद्घाटन के दिन 80 नावों पर खिलाड़ी गुजरेंगे। दोनों किनारों पर 3 लाख से अधिक लोग मौजूद होंगे। योजना है कि छोटे बड़े बजरों और नावों पर बैठकर प्रतिस्पर्धी इसी नदी में तैरते हुए आएंगे और दुनिया उनका स्वागत करेगी। इस बहाने पेरिस की इस नदी को सारी दुनिया निहारेगी, सबकी नजरें यहां होंगी। इसके अलावा 2 ओलंपिक तैराकी प्रतियोगिताएं भी सैन नदी में कराने की योजना है। 30-31 जुलाई और 5 अगस्त को ट्रायथलॉन प्रतिस्पर्धा का तैराकी वाला चरण और 8-9 अगस्त को तैराकी मैराथन। 100 साल के इतिहास में यह पहली बार होगा कि तैराकी प्रतियोगिताएं किसी शहर की किसी सार्वजनिक नदी में होंगी। एक प्रदूषित नदी को साफ करने, तैरने लायक बना दिया जाए, यह बड़ी घटना है। हालांकि ऐसी खबरें भी आईं कि सफाई के बाद फिर से नदी में प्रदूषण फैलाने वाले तत्वों की मात्रा में बढ़ोतरी देखी गई है। यह आशंका भी जताई जा रही है कि शायद तैराकी का मुकाबला कहीं और करना पड़ जाए। मगर फिलहाल दुनिया भर में और खिलाड़ियों के बीच सैन नदी में तैरने को लेकर काफी उत्साह है। पेरिस की खूबसूरती ही इस नदी से है। यूनेस्को ने पेरिस को एक रिवर सिटी लिखा है। यूनेस्को की वेबसाइट पर उपलब्ध एक रिसर्च पेपर में लिखा है 6000 साल से सैन पर लोगों की आवाजाही जारी है। 6000 साल। शहर और नदी के बीच का रिश्ता जो हम आज देखते हैं वो खास तौर पर 16वीं से 20वीं शताब्दी के बीच व्यवस्थित और विकसित हुआ। इस नदी के किनारे लुव्र म्यूजियम है, आईफल टावर है, प्लास द ला कॉन्कॉर्ड है, नोट्रोडम कैथेड्रल है। कोई आधुनिक युग की इमारत है तो कोई मध्यकाल की। 19वीं 20वीं शताब्दी में पेरिस में ग्लोबल मेले आयोजित हुए, उस समय बनाई गई इमारतों को आज तक संरक्षित करके रखा गया है। और हमने क्या किया प्रगति मैदान में? तोड़ दिया। आईफल टावर इनमें से एक है। एक तरह से पेरिस ओलंपिक्स एक नदी के फिर से जिंदा हो जाने के रूप में भी याद किया जाएगा। पेरिस के लिए सैन नदी को साफ करना एक पुराने सपने को फिर से जिंदा करना है। एक ऐसे शहर का सपना जो दुनिया भर में कला की राजधानी माना गया, मोहब्बत में धड़कते दिलों की राजधानी। और मोहब्बत में तो जेबें खाली होती ही हैं। अपनी नदी को साफ कर उसे आम जनता के लिए खोलने के बहाने पेरिस वापस एक ऐसा शहर बनने का सपना देख रहा है। इस नदी के किनारे बनी इमारतों की उम्र दशकों से शुरू होकर सदियों तक जाती है। एक ऐसे प्रेमी शहर का सपना जहां शहर की संरचना में पैदल चलने वाले इंसान को बड़ी महंगी कारों से ज्यादा महत्व दिया जाता है, जहां आज भी साइकिल यातायात का सबसे स्वाभाविक साधन है। पेरिस ओलंपिक में दुनिया देखेगी कि फिलिस्तीन के 8 खिलाड़ी किस जज्बे से ट्रैक और फील्ड पर उभरते हैं। लेकिन भारत में मणिपुर 1 साल से जल रहा है, वहां हिंसा हो रही है। प्रधानमंत्री मोदी मणिपुर गए नहीं, चुनाव का प्रचार करने भी नहीं गए, वोट मांगने भी नहीं गए। मणिपुर की मीराबाई चानो इस बार भारोत्तोलन में हम सब की उम्मीदें बनेंगी।
हम सब ने उनकी उम्मीदों को फेल किया है और अब मीराबाई से हम उम्मीद रखेंगे टीवी के सामने बैठकर। टोक्यो में चांदी का पदक जीतने वाली मीराबाई चानू इस बार भारोत्तोलन में भारत की अकेली उम्मीद है। 49 किलो भार वर्ग में हिस्सा लेने वाली चानू ने पेरिस में 207 किलो वजन उठाने का लक्ष्य अपने सामने रखा है। आप उनके लिए बिल्कुल ये कह सकते हैं कि वे देश के लिए बोझा उठाती हैं, वो भी अपने वजन से 3-4 गुना ज्यादा। मीराबाई चानू मणिपुर से आती हैं, मणिपुर जो पिछले 1 साल से हिंसा की आग में जल रहा है। जुलाई 2023 में चानू ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो डाला, तब वे अमेरिका में आगामी खेलों की तैयारी कर रही थी। वीडियो में उन्होंने हाथ जोड़कर देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से अपील की थी मणिपुर को इस हिंसा की आग से बचा लें। वे तो गए भी नहीं प्रधानमंत्री। उन्होंने कहा था कि मणिपुर की सभी प्रजा को बचा लीजिए और पहले जैसे शांति लाइए। सोचिए, अपने घर से सैकड़ों मील दूर खेल की तैयारी के लिए गई इस खिलाड़ी के दिमाग में अपने गृह राज्य को यूं जलते देख क्या कुछ चल रहा होगा। वे फिर भी डटी रहीं। ऐसे ही खिलाड़ियों के दम पर भारत जीत जाता है। और जब विनेश फोगाट कुश्ती के रिंग में उतरेंगी तो कितना सब कुछ आंखों के सामने घूमेगा। यही खिलाड़ी जब देश के सामने रोती रहीं तो सत्ता में बैठे लोगों को फर्क नहीं पड़ा। आप प्रेस क्लब में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस को याद कीजिए जब साक्षी मलिक ने रोते हुए खेल से ही संन्यास ले लिया। साक्षी मलिक ने 2016 ओलंपिक्स में भारत के लिए पदक जीता था। 2020 में टोक्यो ओलंपिक्स में कांसे का पदक जीतने वाले बजरंग पूनिया भी इस बार चयनित नहीं हो पाए, दौड़ से बाहर हो गए। विनेश एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल विजेता हैं और राष्ट्रमंडल खेलों में 3 बार गोल्ड जीत चुकी हैं। इसके अलावा विश्व चैंपियनशिप में 2 कांसे के पदक उनके नाम हैं। उनके लिए ओलंपिक में ही जीतना बाकी है। कितना वक्त विनेश का धरना प्रदर्शन में गया। उन्हें ओलंपिक्स के क्वालिफिकेशन के लिए अपनी वेट कैटेगरी बदलनी पड़ी। इसके बाद भी वे मुकाबले में हैं और पेरिस में फिर से भारत के तिरंगे की शान बढ़ाने के लिए खेलेंगी। कैसे हम अपने ओलंपिक खिलाड़ियों से नजरें भी मिला पाते हैं। लोकसभा में दीपेंद्र हुड्डा ने महिला पहलवानों की बात याद दिला दी। एक नहीं सर, 6 ओलंपिक विजेता बेटियां और वो धरने में बैठी हैं सर। उन धरने के वो मेडल जब जीत के आई थी, जो उनके साथ फोटो खिंचवा रहे थे सर, वहां पर जाकर सर किसी ने उनकी बात तक नहीं सुनी। और यहाँ तक सर यहाँ तक सर मैं सर सवाल पूछना चाहता हूँ। सर, मैं सरकार से सवाल पूछना चाहता हूँ सर। गंगा में मेडल बहाने की बात कही, आप ओलंपिक मेडल्स की बात कर रहे हैं। आप ओलंपिक मेडल्स में अपनी तैयारी की बात कर रहे हैं, मगर जब ये खिलाड़ियों ने कहा कि हमारे साथ इस देश में अन्याय हो रहा है सर, जब खिलाड़ियों ने कहा, बेटियों ने, कि हमारे साथ इस देश में अन्याय हो रहा है और हम इन मेडल्स को गंगा में बहा देंगे सर, कम से कम खेल मंत्री का बयान आना चाहिए था। अभिनव बिंद्रा को ओलंपिक से बड़ा सम्मान मिला है, ओलंपिक ऑर्डर। यह सम्मान पाने वाले वे पहले भारतीय हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिंद्रा के लिए ट्वीट किया है। बिंद्रा ने महिला पहलवानों के हक में आवाज उठाई थी। 2020 के टोक्यो ओलंपिक्स में 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज सहित कुल 7 पदकों के साथ भारत ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया था। हर बार की तरह इस बार भी शूटिंग, मुक्केबाजी, बैडमिंटन, कुश्ती, भारोत्तोलन और हॉकी में भारत के खिलाड़ी मजबूत दावा रख रहे हैं। शूटिंग के मुकाबले तो शुरुआत में ही होते हैं और इस बार भारत के दल में 21 निशानेबाज हैं। हो सकता है जल्दी ही कोई अच्छी खबर हम तक पहुंचे। फिर हमारे नीरज चोपड़ा तो है ही। बैडमिंटन में जहां व्यक्तिगत स्पर्धाओं में पीवी सिंधु और लक्ष्य सेन तगड़ी चुनौती पेश करेंगे, वहीं डबल्स में सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी, जिन्हें अब प्यार से साची कहा जाने लगा है, खिताब की तगड़ी दावेदार हैं। 2 बार के विश्व चैंपियन निखत जरीन, टोक्यो की कांस्य पदक विजेता लवलीना बोरगोहेन मुक्केबाजी में भारत की बड़ी उम्मीद है। सभी को आप सभी की तरफ से शुभकामनाएं। हमारा YouTube चैनल रवीश कुमार ऑफिशियल सब्सक्राइब करते रहिए, ज्वाइन भी। आपके सपोर्ट से ही हम कुछ कर पाते हैं। आपका आभार। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।